डाउट्स हैं इंग्लिश को लेकर के कैसे चलेगा, वो सारी चीजें पूछ सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद शायद मैथ्स का क्लास है, मैथ्स की आपकी क्लासेस, और इंग्लिश के क्लासेस आपके रोज नहीं होंगे, there would be alternative days on alternative days, okay? हाँ, तो सिलेबस है हमारा इंग्लिश ग्रामर का, यहाँ से लिखने को बता गया भाई। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है कि परेशान जैसे दिख रहे हो वैसे नहीं होना है। अभी अभी शक्लें मुझे परेशान दिख रही हैं, यू गाइस आर नॉट कंफर्टेबल, मेरी आवाज समझ नहीं आ रही है, नींद आ रही है क्या, सब ठीक है? अरे इतने दिनों बाद मिले हो भाई, कुछ थोड़ा सा चेहरे पे हंसी खुशी होनी चाहिए, कैसी शक्लें बना रखी हैं तुम लोगों ने, है कि नहीं? ये देखो हंस रहा है, हाँ। देखो खुशी दिख रही है उसकी, तुम लोगों को पता नहीं कौन सा सांप सूंघ गया। ऑलराइट, तो यहां पर तो हमने सिलेबस लिख दिया। अब क्या क्या आता है? सबसे पहली बात, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। वाह भाई, ये नहीं होता तो कुछ नहीं होता। डोंट वरी, ये जब टीचर आ जाए तब टेंशन नहीं लेने का, वो तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही देगा। अभी तुम लोगों को मैं ट्यूशन जैसे पढ़ा दूंगी, वो कोई इशू नहीं है। तो इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये है हमारा आज का। जो आपके इंग्लिश में पूछा जाता है ना, मतलब जो इंग्लिश होती है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं, मतलब सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बैंक हो, या फिर आपका यूपी का सीसैट हो, यूपी का या फिर स्टेट्स का, क्योंकि देखो यूपीएससी जो है आपका आईएएस है, उसमें सीसैट में इंग्लिश का कोई रोल नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रहेंशन होते हैं। आप चाहें तो उसमें अपनी हिंदी की अप्रोच लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सीसैट यूपीएससी के लिए आपको इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है अगर आप प्रीलिम्स के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, मेंस में आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर होगा 300 मार्क्स का, उसमें इंपॉर्टेंट होगा इंग्लिश, और उसके लिए भी, तो सारी चीजों के लिए भी सिलेबस जो होता है वो सेम होता है ऑलमोस्ट, थोड़ी चीजें अलग होती हैं। तो क्या होता है सिलेबस? सबसे पहले एक तरफ आ गया इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताएंगे कि अभी तक आपने ग्रामर में क्या क्या टॉपिक्स सुने हैं, मतलब पढ़ाऊंगी तो मैं ही ना, तो सुने क्या क्या टॉपिक्स हैं। इसके अलावा एक टॉपिक होता है आपका वोकैबुलरी का, सब आधे डरे रहते हैं इसके साथ कि वोकैबुलरी कैसे पढ़ेंगे। एक होता है कॉम्प्रिहेंशन का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको हम आरसी बोलते हैं। इसमें भी कई सारे सब टॉपिक्स होते हैं। सो अभी इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे, इसके टॉपिक्स एक बार डिफाइन करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे कि क्वेश्चंस आते कैसे, और फिर मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चंस कि आपकी अप्रोच डेवलप होगी कि नहीं। कुछ कह रहे हो क्या पीछे? अच्छा, तो ग्रामर में क्या क्या होता है बताना? टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच और वॉइस, हाँ, और ये तो तुम लोग की प्रायोरिटी है, नरेशन, मतलब ये तो अच्छी बात है। सबसे पहले बोला टेंस, पहली टेंशन पहले ही बोल दी, तो टेंस जो है वो, हाँ ठीक है। तो हाँ, जैसे इसने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हमने लिख दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो तो आ ही जाएंगे। कुछ का मतलब आपको ना तो नाउन बोलने की जरूरत है ना प्रोनाउन की। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं? जैसे नाउन पहले बता चुकी हूँ, पुराने वाले तो बोलेंगे। प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, हाँ preposition के बाद conjunction, और कोई होता है इसमें? वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन भी आता है, but that is not necessarily required for your example because that is a very simple topic. If you see the question, you solve it, like that's not a problem. प्रॉब्लम ये सारी चीजें क्रिएट करेंगी जिनसे हम डील करेंगे। सो ये हो गया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस। इसके अलावा आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के साथ साथ अभी आपका जैसे आपने बोला टेंस,
तो ये हमारा प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर में आता है टेंस, वॉइस एंड नरेशन। मतलब वॉइस मतलब एक्टिव पैसिव और नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये हो गया आर्टिकल्स। इसके अलावा आप लिख दो यहाँ पर टेंस, वॉइस और नरेशन। अभी आपके दिमाग में सीजीएल को लेकर के और भी बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे होंगे, तो वो भी सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, तो यहां पर एक टॉपिक हो गया आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। फैंस ज्यादा चल रहे हैं क्या? मतलब आवाज स्कैटर कर रही है, कुछ ऐसा है? सही आ रही है? आए भी तो पुराने वाले। और बच्चों क्या हाल चाल? सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट मिस नहीं किया तुम लोगों ने मुझे एक भी बार? मेरे पास ये न्यूज नहीं पहुंची कि बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश पढ़ा दो, इंग्लिश पढ़ा दो। बोला था, बोला था। इस समय नहीं, मेरे पास कोई ऐसी न्यूज पहुंची नहीं। मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इट इज बीन 4 और 5 मंथ्स आई गेस। कितना टाइम हो गया? सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं। हाँ, फिर क्या है। हाँ, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, ये टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा आपका एक टॉपिक आता है पैरेललिज्म, इन्वर्जन, ये सब इसी के अंदर आएंगे। मूड्स, मॉडल्स, वो सब इसी के अंदर आएंगे। ये मत कहना कि ये अलग से क्यों नहीं लिखवाए। तो दिस इज अ फ्रेम। यहां से ये पूरा पर्टिकुलरली आपको पढ़ना होता है। अब इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि क्वेश्चंस क्या आएंगे। और पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें बनेंगे एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, सारे मल्टीपल चॉइस। वो अभी मैं आपको बताऊंगी। अभी आते हैं हम वोकैबुलरी पे। तो वोकैबुलरी में क्या क्या आप पढ़ेंगे? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, मिसस्पेल्ड। वैसे सीजीएल में तो यही आता है। बाकी और एग्जाम्स के लिए होमोनिम्स, पैरोनिम्स आ जाते हैं। सीजीएल में वैसे फ्रेजल वर्ब्स भी आता है ना? तो ये सारे टॉपिक्स हैं, वो मैं लिख देती हूँ। वोकैबुलरी, इडियम्स, बढ़िया टॉपिक होता है इडियम्स। और वो आपका सीजीएल, वो क्या कहते हैं, एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर। और मिसस्पेल्ड का मतलब होता है गलत स्पेलिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक वर्ड किसी स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, और फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, ऑल्दो वो इस टॉपिक में आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ऑलराइट, सो तो ये तो हो गया आपका वोकैबुलरी का। अभी आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर। कॉम्प्रिहेंशन में यस एग्जैक्टली, वेरी नाइस। फॉर्म भर रखा है सबने? देखो एक दो फॉर्म्स हैं जो बच्चे दिल्ली से हैं, वो आप यूपी के, यूपी पीसीएल का एक फॉर्म आया हुआ है। विद्युत विभाग है, विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक इसका फॉर्म है, दैट इज अ वेरी नाइस फॉर्म। इफ यू वांट टू फिल यू कैन फिल इट, द सिलेबस वुड रिमेन द सेम। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके राजस्थान से अगर कोई है तो कल सीईटी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसके अलावा हाईकोर्ट एलडीसी जो है उसकी भी लास्ट डेट आज ही है। अगर आपको भरना है हाईकोर्ट एलडीसी का फॉर्म तो आज ही भर सकते हैं, सारा सिलेबस सेम रहेगा। अच्छे हैं सारे पेपर्स। तो ये अगर आपको विजिट करना है तो आज ही जाके विजिट कर लीजिए। 22 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, आज ही है। बढ़ सकती है वो मेरे को पता नहीं है। और सीटी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, मतलब इसका भी। राजस्थान से है कोई क्या यहाँ पे? आप हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दैट राइट? नहीं, हाँ लेकिन अब तुम लोग छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे हो ना। लास्ट ईयर अभी अपियरिंग है। ओके हाँ, कुछ फॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जिसमें अपियरिंग में भी भर सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है। सो वो भी देख लेना एक बार। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यस ही इज राइट, क्लोज टेस्ट आता है। ये भी आपका एक स्टेटमेंट मतलब एक स्टोरी टाइप्स होता है। उसमें होते हैं ब्लैंक्स थोड़े से, उन ब्लैंक्स को फिल करने होते हैं। करीब 5 या 10 क्वेश्चंस बनते हैं इससे। ठीक है, वैसे ही होता है, पैसेज जैसा सीन होता है उसका, बस थोड़ी सी शक्ल बदली होती है क्योंकि उसमें मतलब ब्लैंक्स भरने होते हैं। और एक होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
मतलब जो ये लिखा है इसका मतलब पैसेज आप लिख सकते हैं इसको, अनसीन पैसेज। ओके, अनसीन पैसेज सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे। कोई ऐसा तो नहीं जिसने नहीं सुना अनसीन पैसेज, सबने सुना है और सबने किया है, और सबने ये सोच के किया है ये पैसेज मेरा एकदम सही होगा, है ना, बचपन में कि अरे वाह अब तो पैसेज आ गया। नहीं लगता था मजा, मतलब आई एंजॉयड यू नो सॉल्विंग द पैसेज। आई वाज लाइक अरे वाह पैसेज आ गया, इसमें तो मेरे को 5 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। तो ये सिचुएशन वहां से चली आ रही है। तो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों ने सोचा कि हम जरा बच्चों के साथ खेल लेते हैं। बचपन में खेल नहीं पाए, तो ये पैसेज आपको नंबर दिलाने के लिए ही होता है। ओके, एक होता है आपका PQRS, अरे मेरे को देखो, PR नहीं है, PQRS, ये होता है आपका सेंटेंस को अरेंज करने वाला, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, दैट इज अ वेरी स्मार्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। जब आप मतलब पढ़ने लगोगे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, तो आपको समझ आएंगी ये चीजें। ठीक है, तो ये हो गया आपका PQRS, यानी इसको हम देखो पैराजम्बल्स भी बोलते हैं, इसके नाम हैं ये पैराजम्बल्स। नाम से ही लगता है जैसे पैराशूट पे हैं, है ना, मेरे को तो पहले ऐसे ही लगा था। फिर उसके बाद में एक तो पैराजम्बल्स हो गया, दूसरा है आपका इसी का नाम सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सब इसी के नाम है, तो ये कुछ अलग नहीं है। तो दिस इज अ कंप्लीट सिलेबस दैट यू हैव टू डील विद। ओके, अगर आपको पढ़ना है तो इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। अब ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आप कह रहे हो अच्छा इंग्लिश ने ही काम लगा दिया सारा, अभी हम और कुछ कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल थिंग यू हैव टू डू। अगर आप बचपन में पढ़ लेते तो अब पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन बचपन में किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। अच्छा, आप कोई ऐसा है क्लास में जो कहता है मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, ABCD भी नहीं आती मुझे? कोई है? कोई भी नहीं है? सबको इंग्लिश बहुत बहुत आती है क्या? अच्छा, ठीक ठाक आती है। अच्छा ठीक है, इंग्लिश से डरता कौन है? ये देखो, ये तो पहले से ही डरते थे। ये भी डरती है, हाथ उठाया था। अच्छा, डर लगता है। मुझे लगा कि पहला क्लास है इसका। हाँ, पहला क्लास है, अच्छा अच्छा। हाँ, और कौन डरता है भाई? तुम तो पहले से डरते थे। अच्छा, जो पहले से डरते उनका डर ही नहीं निकला अभी तक। हद करते हो तुम लोग, अब तो टीचर भी चली गई थी, तुम लोगों को डरना बंद हो जाना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ तक तो हमारा हो गया सिलेबस। अभी किसी को कुछ पूछना है अबाउट द सिलेबस तो पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विल जंप टू द क्वेश्चंस, हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सारा का सारा जो पैटर्न होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है, मतलब 4 ऑप्शंस विल बी गिवन। तो अपने माइंड में एक चीज तो रखना हमेशा कि हाँ हमारे पास आंसर तो कहीं है, बस उस आंसर को कैसे पहचानना है वो आप लोगों को डील करना पड़ेगा। तो जितने भी बच्चे डरते हैं वो थोड़ा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। और हम इसको, बैच का हमारा टाइम काफी लंबा है तो डिटेल में चलेगा। और मीनवाइल जैसे इधर कुछ बच्चे थे इस क्लास में लास्ट टाइम जिसने पढ़ा था और क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है, तो आपको मीनवाइल पढ़ना भी है, क्वेश्चंस भी पूछना है, जो टॉपिक हमारा क्लास में चलेगा। तो अगर ऐसे करेंगे तो इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी हो जाती है। हाँ, कुछ पूछना है क्या? अच्छा, तो यहाँ पर हो गया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया, फोटो वगैरह खिंच गई, पेपराजी हो गई, आगे बढ़े। मैं साइड हो जाती हूँ भाई, मेरी फोटो क्या ही लोगे तुम लोग, खराब ले लोगे, बाद में मजाक उड़ाओगे, उल्टी सीधी शक्लें बना के मेरे को जो है फेमस कर दोगे। हाँ जी। हाँ बताओ क्या समस्या? ठीक है, सही राइटिंग होगी, हैंड राइटिंग। क्या हाथ से लिखते तो? अरे नालायकों, लिख लिया करो। तुम लोगों को फोटो में खींचने के लिए आज बोल रही हूँ। अभी इस क्लास में ना मैं ये बंद करवाने वाली हूँ। लास्ट क्लास में मैंने पूरा मौका दिया था और तुम लोगों ने कुछ नहीं उखाड़ पाया, ठीक है। तो अभी इस क्लास में क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन हटा देंगे और यू हैव टू राइट द एंटायर थिंग। यू नो व्हाट, ये आपके माइंड को थोड़ा सा अलर्ट रखेगी, वरना सो जाते हो सारे। ओके, तो सोना नहीं है, राइट डाउन द थिंग्स। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे बताती हूँ कि ये सारा तो हो गया आपका सिलेबस।
बट व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे? क्या मैं ज्यादा जोर बोल रही हूँ? एक्चुअली काफी दिनों से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, मतलब अभी चल रही हैं ऑफ कोर्स, तो ऑफलाइन से इंटरेक्शन हुआ नहीं, तो मुझे आज लग रहा है कि मेरी आवाज ज्यादा तेज निकल रही है। ठीक है, पीछे सुनाई दे रही है सबको? गुड, पहली बार इसमें हम किसी ने आवाज दी है, चलो ठीक। यहाँ पर अभी होता है क्वेश्चन का पैटर्न, ठीक है? हमेशा देखो ये मल्टीपल चॉइस होगा, हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी एग्जाम अगर इस तरीके के होंगे। और क्या हाल भाई, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो अभी तीन तरीके से आपके ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीन तरीके कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स, एक तो हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अच्छा, एक चीज और है, सीजीएल वाले आपने पैटर्न देखा होगा, पहले से क्वेश्चन सिंपल है, पहले से थोड़ा सा सिंपल है, तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसके अलावा एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन को कॉमन एरर भी बोलते हैं। तो ये हमारे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछने की टेक्निक है। अभी क्वेश्चन जैसे मान लीजिए मैंने सबके एक एक एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दे दिए। फिल इन द ब्लैंक्स का कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कहा कि नो सूनर डिड आई कम हियर, ये डैश है, ये ब्लैंक है, द क्लास had been started, क्या क्लास स्टार्टेड, क्लास स्टार्टेड पास्ट पास्ट में कर देते हैं, द क्लास स्टार्टेड। अब यहाँ पर ये ब्लैंक है, अब यहाँ पर लिखा मैंने व्हेन, देन, दो, चार ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। क्या होगा? ऐसे नहीं, तुम ऐसे बताओ, ए बी सी और डी, क्या होगा? बी और सी वाले कंफर्म है ना? कंफर्म है, लगा दो। क्या हारेंगे क्या जीतेंगे, कौन सा केबीसी चल रहा है? एग्जैक्टली exactly. मैं वैसे ऐसे टेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं बता रही हूँ बस। नो सूनर के साथ में ना दैन आता है। अभी दैन का सीन ये है कि एक में तो ए एन लिखा है, एक में ई एन लिखा है। तो होता क्या है कि नो सूनर वाला ये वाला दैन होता है, ये देन जो है दैट इज एन एडवर्ब, इसका मतलब होता है तब। तो अभी हम दैन की बात करेंगे, सो नो सूनर दैन जो है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने तुम लोगों से थोड़ा सा मुश्किल पूछ लिया, इससे भी सिंपल आते हैं। ये तो तब भी मुश्किल है, वरना बहुत सिंपल क्वेश्चन सीजीएल में। हाँ, कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा सा पता है, अब आपको क्या पता नो सूनर के साथ व्हेन लगता कि देन लगता, नहीं बन पाएगी बात, लेकिन यहाँ तो बन गई, बात बन गई, आपने बता दिया। ये तो हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स का। ऐसे ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें, तो उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसको देखो, एक बात बताती हूँ, ये क्वेश्चंस तुम लोग नोट कर लिया करो, पैटर्न नोट कर लिया करो, थोड़ा सा पेन चलाओगे तो थोड़ा टीचर को भी आराम मिलेगा। तुम लोग थोड़ा डिजिटलाइज हो जाते, टीचर को एक्सप्लॉइट करने के पूरे तरीके हैं, और सबसे बड़ा तरीका है तुम्हारा फोन। तुरंत फोटो खींच ली, मैडम आगे बढ़ो, फिर पाया मैडम, हो गया चलो। ऐसे थोड़ी ना होता है। यूज पेन एंड पेपर, किस लिए रखा है? कम ऑन गाइस, नोट डाउन दीस थिंग्स एंड देन विल जंप टू द सेंटेंस इंप्रूवमेंट की क्या होता है क्वेश्चंस। और आज मैं टॉपिक भी शुरू कर दूंगी, तो तुम लोग जो आए हो, तो विल स्टार्ट अ टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, या मैं थोड़ा सा वोकैबुलरी बता दूंगी, है ना? काफी दिनों से वोकैबुलरी के भी सपने नहीं देखे होंगे तुम लोगों ने, सपने में नहीं आई होगी, है अब आएगी। बट इस बार परेशान नहीं करेगी, इस बार तुम लोग को अपीस करेगी कि चलो अच्छी बात है, वोकैबुलरी आ रही है सपने में। तो यूपीएससी वाले कितने हैं इसमें? आईएएस का पेपर कौन दे रहा है? आईएएस
बस एक ही है क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे तो क्या हुआ, एसएससी वाले हैं तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, यूपीएससी का सपना नहीं देख सकते क्या? देख सकते हैं भाई। अच्छा ये कह रहा है कि यूपीएससी को तो हम देख लेंगे, एक बार मेरा एग्जाम निकले फिर हम इसको चुटकियों में यूं यूं ऐसे करा, ये क्लियर हुआ आगे गया ऐसा क्यों सोचते हो? व्हाई डू थिंक दैट, लाइक दैट? क्या नहीं आता ऐसा तुम लोगों को? तालियां? तालियां नहीं होनी चाहिए। मैथ्स नहीं आती है, दूसरी बात तो तुम लोग समझ ही गए पहले ही, मैथ्स आती नहीं है। देखो क्या होता है कि तुम लोग को उसका नाम बड़ा लगता है बट उसके दर्शन इतने बड़े नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो बस बता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे आईएएस बनने के लिए आए हैं, और भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना डरो मत। मतलब अगर इफ यू आर अ कॉम्पिटिटर, either it is UPSC or SSC, doesn't matter. If you are a competitor, you are able to qualify each and everything, so don't worry about that. ओके सो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एसएससी से शुरुआत की और वो आईएएस बन के जो है राज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको बस थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा गाइडेंस, क्या पता तुम लोग भावी डीएम हो, पता चला राय लेनी पड़े भाई, क्या करे। हैं, हो गया ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट। कोई भी सेंटेंस को अगर इंप्रूव करने के लिए आएगा तो वो सेंटेंस, अब इंप्रूवमेंट करने के लिए कैसे आएगा? मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बताया, मैंने कहा कि माई फ्रेंड calls me some days back। ये एक मेरा सेंटेंस है, वेयर आई सेड माई फ्रेंड्स कॉल्स मी सम डेज बैक। यहां पर मैंने कॉल्स पर डाला अंडरलाइन, या फिर इसे लिखा बोल्ड लेटर में, और इसी को मैंने रिप्लेस करने के लिए ऑप्शंस दे दिए। मैंने कहा नहीं कॉल्स तो नहीं होगा, हैज कॉल्ड हो जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं हैज कॉल्ड तो नहीं होगा ना, सिर्फ कॉल्ड हो जाएगा। फिर मैंने कहा अरे कॉल्ड भी नहीं होगा, सिर्फ कॉल रहेगा। फिर मैंने कहा अच्छा छोड़ो, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो अब इसमें क्या होगा आपको बताना है। कॉल्ड हो जाएगा, कौन बोला? तुम्हारी ऐसी आवाज नहीं है। अच्छा तो बोला कॉल्ड होगा, लेकिन और किसने बोला? अरे बोलो, यही वाली आवाज कहाँ गई, कहाँ गए? तुमने बोला? हाँ बताओ बेटा, कुछ समझ आ रहा है इसमें? अच्छा क्वेश्चन समझ आ रहा है? हाँ तब अच्छी बात है, तभी हो जाएगा काम। तो क्या लगा रहे हो कि कॉल्स नहीं होगा या हो जाएगा, या सही है, या डी ऑप्शन लग रहा है, क्या लग रहा है? फर्स्ट लग रहा है हैज कॉल्ड। अच्छा, क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो गया, बुला चुका है, ऐसे कुछ यही तो नहीं होता और कोई फिर सेकंड होगा। हाँ जब फर्स्ट मैंने मना कर दिया सेकंड। हाँ देखो क्या होता है, बिल्कुल सही बताया, क्यों होगा अब तुम बताओ, क्यों होगा कॉल्ड? थोड़ा सा तेज बोलो बेटा, सुनाई नहीं दे रहा। क्या हो रहा है तो? तब तक वो सेटल हो रहे हैं, तुम बताओ। चलो मैं बताती हूँ, नहीं मैं ऐसे पूछ रही हूँ, तुम लोग परेशान मत हो, मतलब पहला क्लास है तो आई एम नॉट गोना टेस्ट यू, मैं आपको बिल्कुल भी चेक नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू अ काइंड ऑफ टेस्ट और एनीथिंग। ये लिखा हुआ है सम डेज बैक, ठीक है? तो जब कुछ दिनों पुरानी बात है, मान लो मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले कॉल किया था, तो ये पास्ट की बात हो गई ना, तो इसीलिए पास्ट की वर्ब विल बी यूज्ड, द कॉल्ड विल बी यूज्ड, इसका मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एग्जाम में, क्या पता आज ही के सेशन से आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में मिल जाएं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके? हाँ भाई क्या हाल? नहीं हैड नहीं होता तो पास्ट परफेक्ट चला जाता, और अगर हैड होता तो इसका मतलब एक्शन बहुत पुराना हो गया, फिर कुछ दिनों पहले की बात नहीं आती, फिर इसका मतलब दो एक्शंस हुए हैं, एक पहले हुआ है और एक बहुत सालों पहले हुआ, तो हैड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगती। इसीलिए तो यहाँ सम डेज बैक, देखो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट मिलेगी आपको। आप कुछ दिनों पहले या कल या 4 महीने पहले या पिछले हफ्ते या पिछले साल, ऐसे करके कोई भी बात आएगी ना, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या येस्टरडे, सम डेज बैक,
some days ago. Okay, last Saturday. In all these cases, we will be using the second form of the verb, okay? The past indefinite tense. तो अभी जब tense पढ़ेंगे, so you would get to know that. तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, जो अभी आए हैं वो समझ लें. इनका सबका तरीका, पैटर्न, ग्रुप अलग होगा, इसीलिए मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ, क्योंकि ना तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है ना इसमें, और अभी जो आएगा वो सबका बाप होगा. एरर डिटेक्शन. अभी इसमें गलतियां निकालनी पड़ेंगी आपको कि बताओ अच्छा कौन से पार्ट में गलती है, ऐसे करके. तो पहले वाले तो समझ ही रहे होंगे अभी, लेकिन आज थोड़े नए ज्यादा हैं, तो इसीलिए आपको समझाने की और समझने की जरूरत है. थोड़ा हमें समझिए, थोड़ा हम आपको समझ लेते हैं. तो आज तो डेमो है, हैं? तो जज कर रहे होंगे फिर तो टीचर का. क्या जज किया बताना जरा लास्ट में दूसरे टीचर को. फिर कल मैं पूछूंगी मैथ्स वाले में क्या जज किया. आज तो ब्रज किशोर सर आ रहे हैं, ब्रज नंदन. ये मत बताना मैम ने ब्रज किशोर कहा था. ओके, ये डन हो गया, लिख लिया सबने. अभी हम बात करते हैं एरर डिटेक्शन की. तो एरर डिटेक्शन में क्या होता है कि कोई भी गलती आपको निकालनी पड़ती है. 4 पार्ट्स आपको मिलेंगे एग्जाम में और उसमें गलती निकालनी पड़ेगी. जैसे मतलब मैंने ये पार्ट बना रही हूँ, एक मिनट. ये लिखा है नो एरर, और ये है आपका पार्ट ए. अभी ऐसे ही लिखे हुए आते हैं, पहले अलग तरीके से लिखे हुए आते थे, बट अभी ना ऐसे लिखे हुए आते हैं. अब इसमें आपको बताना है, मतलब ऐसे ही एरर फाइंड आउट करना है कि कौन सी गलती कहाँ पे होगी, मतलब कैसे गलती निकालेंगे. तो गलती लग रही है, देखो अगर गलती नहीं है तो आप कहो नो एरर पे जाओ, लेकिन ऑब्वियसली तुम्हें पता है पहला क्लास होगा, मैडम गलती तो देंगी देंगी है. तो ऐसे मतलब फिर से गेस करना है, देखती हूँ तुक्का कितना सही आता तुम लोगों का. बताओ भाई. बी, विक्ट्री. बी फॉर बॉम्बे. एवरीबडी बताओ भाई क्या गलती है, क्योंकि अब तुम लोग बहुत स्मार्ट हो एक्चुअली. अब मैंने क्या किया, वही वाले पार्ट को इरेज करके दूसरा बदल दिया. तुम लोग अच्छा मैम हमसे खेल रही हैं, चलो यही बताते हैं. है यही बात हुई ना? नहीं, ये बंदा कुछ सही बोलता है, बताओ क्यों होगा बी. अरे वाह, मौज कर दी इसने भाई. हाँ प्रेजेंट देखो, अब ये इसमें कुछ नहीं है. राम सेज दैट, राम कहता है कि. अभी राम कहता है कुछ तो प्रेजेंट में कहता है. अभी वुड जो है ये विल का पास्ट फॉर्म है. तो तुम लोगों ने सही पहचाना, जो मैंने इरेज किया पहले उसमें कोई गलती नहीं थी, फिर मैंने कहा अरे पहला क्लास से गलती दे देती हूँ. तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का यूज होगा, है ना. तो यहाँ पर हो जाएगा ही विल. वुड इसलिए नहीं क्योंकि वुड विल का पास्ट फॉर्म है. हमारा सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो हम पूरा प्रेजेंट में ही लिखेंगे, क्योंकि विल फ्यूचर की फॉर्म होती है. लेकिन अगर इसको हम पास्ट में लिखें, मतलब पास्ट सेंटेंस में लिखें, तो ये वुड हो जाती है, जैसे कैन की कुड हो जाती है. ठीक है, तो इसीलिए हमारे इस पार्ट में अब ये गलती आपको निकालनी पड़ेगी एग्जाम में. तो तीनों पैटर्न्स क्लियर है सबको, ये पैटर्न्स क्लियर हैं. ओके, तो दैट इज ग्रेट. अब हम बढ़ते हैं आगे, और ये हो गया आपका. अब देखो, अब इसमें बचा क्या, वॉइस एंड नरेशन. वॉइस एंड नरेशन के एक एक क्वेश्चंस आते थे, मेंस में थोड़े ज्यादा आते थे,
तो मेंस का पैटर्न तो अभी बदला हुआ है, तो इसीलिए उसमें तब भी आएंगे, मुझे लगता है 10 से 12 क्वेश्चंस वॉइस के, 10 से 12 नरेशन के डाल देंगे। तो अब तुम लोगों का वो पार्ट और मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया, तो वो उससे एक एक क्वेश्चन आएगा, वो हम कर देंगे बाद में। तो अभी आपने पढ़ा नहीं है तो क्या जज करना, कि पैटर्न्स ऑप्शनल आपके आएंगे, 4 ऑप्शंस, कोई इशू नहीं। आगे बढ़े क्या? हाँ, अभी हम आते हैं वोकैबुलरी पे। तो वोकैबुलरी में आपको पता ही होता क्या क्या है, तो क्यों ना हम वोकैबुलरी को वन वर्ड से स्टार्ट करें, क्या कहते हो? देखो, वोकैबुलरी में होते हैं आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स। तो इनसे जैसे अब इसमें भी क्या है, मान लो एंटोनिम बताना है, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि चलो एक वर्ड है आपका और इसका एंटोनिम बताओ, ऐसे ही मैंने वर्ड दे दिया, मैंने इसका एंटोनिम पूछा और 4 ऑप्शन दे दिए, मैंने कहा कि ऐसे करके 4 ऑप्शंस मैंने यहाँ पर लिख दिए, और मैंने कहा रोग जो है उसका आपको उल्टा बताना है। तो आपको यहाँ पर लिखा ए, यहाँ पर लिखा बी, यहाँ पर लिखा सी, यहाँ पर लिखा डी, यहाँ पर लिखा काइंड, ये जेंटल, ये विक्ड, ये बेनेवलेंट। तो अब इसमें 3 ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हैं, आपको लग ही रहे होंगे, मीनिंग्स थोड़े बहुत तो पता ही होंगे। तो अभी है क्या, रोग का मतलब पता है क्या होता है? दुष्ट। तो एक तरफ दुष्ट है, दुष्ट का मतलब ऐसा पर्सन जो अनकाइंड होता है, ठीक है। दुष्ट का मतलब ऐसा पर्सन जो अनकाइंड होता है, जो विक्ड होता है, जो बदतमीज होता है। तो अब इसका उल्टा यानी ऑपोजिट जो हो जाएगा वो काइंड हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और आपके माइंड में आ रही होगी कि मैम ये जेंटल भी तो हो सकता है, मैम ये बेनेवलेंट भी तो हो सकता है। अब जब आपको लगे कि अच्छा 3-4 ऑप्शन सही हैं, तो जब सबसे पहला वाला ज्यादा सही लगे तो सबसे पहले वाले को ही ऑप्ट कर देंगे, वही सही आंसर होता है हजारों क्वेश्चंस में। और आजकल ये बहुत फैशन में है, मतलब 3-4 ऑप्शंस एक दूसरे के भाई बहन दे देंगे, फिर उसके बाद जो पहला वाला ऑप्शन होगा उसको सही मान लेंगे। उसका मतलब है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका मतलब है रीजनिंग अप्लाई कर देना। ये तो हो गया आपका एंटोनिम। अब दूसरा, मान लो मैंने इसका सिनोनिम अगर बताने को बोला, मैंने कहा रोग का आपको सिनोनिम बताना है, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा विक्ट। बस यही होता है, अभी जो आप पढ़ेंगे वो इन्हीं सारी चीजों से डील करेंगे। अब आते हैं वन वर्ड्स पर, और वन वर्ड्स में आपको बताऊंगी नहीं बल्कि पढ़ाई दूंगी मतलब ये टॉपिक ले ही लेते हैं आज वोकैबुलरी का, और उसके बाद में फिर हम कल से नया टॉपिक, यानी कल या जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब से नया टॉपिक, टेंस या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट जो भी होगा। पहले तो सेंटेंस अरेंजमेंट लेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे टेंस और सेंटेंसेस जो है साथ में ले लेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ भी लेना। तो पहला टॉपिक टेंस ही होगा, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू, इंग्लिश पढ़ना है या मतलब नहीं पढ़ना है, या कैसे पढ़ना है। मतलब कैसे पढ़ना है दैट इज व्हाट आई एम गोना टेल यू, बट बाकी आप लोग की जिम्मेदारी होगी। शैल आई रिमूव इट? यू आर डन डूइंग इट? ओके। अच्छा, आप डेली वोकैबुलरी का आपको सेट, अच्छा वीकेंड हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं, आपको पता है इस बारे में? इस बार चेंजेस ये हैं, पुराने वाले भी सुन लें जितने हैं और नए वाले तो सुन ही रहे हैं। वीकेंड पर एक टेस्ट होगा, लाइक एवरी वीकेंड यू गेट अ टेस्ट। पिछली बार ये बोला था। कोई नहीं, वापस वाला फिर से इस बार अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर ये कहो पिछली बार भी अप्लाई किया था, तो ये तो अच्छी बात है ना, नहीं किया था, इस बार अप्लाई कर देंगे। नहीं, हाँ बताओ। इंग्लिश का तो कंफर्म है, और सारे सब्जेक्ट्स का वो तुम लोग देख लो। और फर्स्ट वीक में नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक से यस वी विल स्टार्ट इट। पहला वीक तुम लोग का कोई ऐसा वो नहीं है। ये क्लास क्या यूट्यूब पर लाइव हो रही थी क्या आज? तुम गौतम, पता है तुम्हें?
हाँ ये हो गया। आप देखो, अभी आते हैं वन वर्ड्स पर। और वन वर्ड्स का मतलब पता ही होगा, एक स्टेटमेंट, उसके लिए चार ऑप्शंस। जैसे मैंने कहा कि स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, ये है एक स्टेटमेंट। अब आपको इसके लिए दिए जाएंगे चार ऑप्शंस। मैंने कहा एंथ्रोपोलॉजी, फिर मैंने कहा एथनोलॉजी, एटाइमोलॉजी, फिर मैंने कहा लॉजी। ठीक है, अब इसमें, हाँ अब इसमें चार ऑप्शंस हैं। अब ह्यूमन रेसेस के लिए कौन सी स्टडी होगी? एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी, एटाइमोलॉजी या आर्कियोलॉजी? ह्यूमन रेसेस का मतलब पता है क्या होता है? इसे सही बताया, मानव जातियां। अब जैसे मानव जातियां, कौन सी मानव जातियां? हिंदू मुस्लिम वाली? अब इसने पकड़ लेते हैं। ह्यूमन रेसेस का मतलब होता है मानव नस्लें। ठीक है, नस्लें समझ रहे हैं? अब जातियों की, वैसे जातियां भी सही वर्ड है, बट बेसिकली इंडिया में अगर जातियां, तो गुप्ता बनिया ये आ जाते हैं, शर्मा ये आ जाते हैं, लेकिन वो नस्लों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन रेसेस में रेस होता है ना, RAC, रेस वर्ड, ये नस्ल के लिए यूज होता है। तो द क्वेश्चन इज कि नस्ल की स्टडी किस में होती है? अब नस्लों की स्टडी जो होती है वो होती है, कोई सही ऑप्शन नहीं बताएगा अभी। एथनो में, एथनो, एथनो का मतलब होता है रेसेस। ये जो एथनो लिखा हुआ है, ETHNO, ये है राइट ऑप्शन। ठीक है, एथनोलॉजी, जहां भी एथनो आएगा वो होगा मानव नस्लों का विज्ञान, मानव नस्लों की स्टडी। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन करीब 100 बार पूछा गया होगा एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया। एथनो का मतलब होता है ह्यूमन रेसेस। हाँ वैसे इसने रेसिस का मतलब सही बताया था कि अलग अलग जगहों के अलग अलग पोल्स पर रहने वाले लोग, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट, इंडियंस आर ब्राउन, थोड़ा सा और अफ्रीकन आर, अरे पगले, मोर ब्राउन क्या होता है? ब्लैक तुम तो वाली बात करते हो मैडम। आपको पता है पर्पल में पर्पल मिलाने से कौन सा कलर बनता है? मोर पर्पल है, वो थोड़ी ना मोर ब्राउन ही, वो तो ब्लैक हो गया ना। वैसे ही पर्पल में पर्पल मिलाने से मोर पर्पल नहीं बनता है, पर्पल ही बनता है पागलो कह रहा मोर पर्पल। ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव तुम लोग ले डूबेगे। अच्छा, अब ये व्हाइट, व्हाइट आता है साइबेरिया टाइप्स, रशिया टाइप्स, मतलब नॉर्थ पोल में। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे सनलाइट जो है ज्यादा है वहां पे स्किन में मेलेनिन ज्यादा है। यहाँ पे सनलाइट जो है वो कम ज्यादा होती रहती है, इसलिए मेलेनिन भी किसी के ज्यादा किसी के कम होता है। तो वो तो खैर अलग बात है, उसमें तुम लोग को ह्यूमन रेसेस को बस समझना है। तो एथनोलॉजी में जो मैंने बताया इसी की स्टडी होती है। तो ये तो हो गया हमारा राइट आंसर, जो तुम लोगों ने बता दिया गलत आज का। दूसरा है आपका एंथ्रोपोलॉजी। हाँ ये ह्यूमन काइंड के बारे में, स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, ये रेसेस नहीं, ये है मानव। हिंदी में लिख दूं, यहाँ पे हिंदी में लिख लो मानव नस्ल। आजकल जानते हो मैं यूपी और राजस्थान वालों को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो उन्होंने मेरे को सारी चीजों की हिंदी बुलवाना शुरू कर दिया। मतलब अभी पहले मैं हिंदी नहीं बताया करती थी, मैं अरे इंग्लिश में पढ़ो। अभी उन लोगों ने कहा नहीं मैडम, हम पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और हमें तो हिंदी से ही पढ़नी है। और इस बात पे मैं सबकी हिंदी बताऊंगी, डोंट वरी, मैं हर एक चीज की हिंदी आपको बताऊंगी। तो आप लोग भी पूछ लिया कीजिए अगर मन हो तो। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ, हाँ, ह्यूमन बीइंग,
आप इसको ह्यूमन बीइंग लिखें या फिर मैनकाइंड लिखें या मानव जाति लिखें, ठीक है। ये आपका रूट वर्ड है जिस पर हम बात करेंगे, मतलब वी विल कीप टॉकिंग अबाउट दैट रूट वर्ड। लॉजी, लॉजी जो है वो स्टडी की बात करता है, तो आज नहीं तो कल हम इस पर बात जरूर करेंगे। अब आता है एटाइमोलॉजी। प्रोनाउंसिएशन एटाइमोलॉजी है, आप एटिमोलॉजी भी बोल सकते हैं। एटाइमोलॉजी का मतलब होता है शब्दों का, जो वर्ड्स का एग्जिस्टेंस है, शब्दों की उत्पत्ति, मतलब शब्दों की जहां से उत्पत्ति हुई उसका नॉलेज करने के लिए एटाइमोलॉजी होती है, शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान है, दिस इज कॉल्ड। तो बेसिकली द स्टडी ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, द स्टडी ऑफ वर्ड्स, शब्दों की जो विज्ञान होता है। English is very precise and simple, and in Hindi it would be called vyutpatti, and I don't even write it, but yes, I'll try. Is that clear? No, it's not clear. I think this thing is clear. नहीं, अभी भी नहीं, आधा ता बनेगा ना। अरे यार लिख जाओ। स्ट्रगलिंग राइटिंग इन हिंदी। यो बॉय, आई रोट इट। सो या शब्दों की व्युत्पत्ति है, टाइमोलॉजी गलत है, एंगल लग गया। और ये है आर्कायोलॉजी। आर्कियोलॉजी है जो वो पुरातात्विक चीजों की, मतलब जो अर्ली स्टडी है, जैसे सिंधु घाटी, इसके पहले, तो हमारी जो पुरातात्विक चीजों की स्टडी है वो अर्ली, द स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, द स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। ये जो अर्ली सिविलाइजेशन की स्टडी है वो हो जाएगी आपकी आर्कियोलॉजी, आर्कायोलॉजी। बेसिकली अर्ली सिविलाइजेशन का मतलब है पुरातात्विक सभ्यता। रविंद्र को सबने सब्सक्राइब किया हुआ है ना? कह रहे हैं आए हैं क्लास में तो चैनल भी सब। क्या कह रहे हो? किसमें? किसमें? ये ह्यूमन बीइंग, मानव जाति। एंथ्रोपो जहां भी वर्ड आएगा, ये जो एंथ्रोपो है इससे लिंक करना है आपको, वो तो अभी मैं, ये जो एंथ्रोपो है, एंथ्रोपो, ये हमेशा मानव जाति की ही बात करता है, चाहे आप इसको जहां लगा दो, एंथ्रोपोलॉजी लगा दो, एंथ्रोपोग्राफी, एंथ्रोपोमैनिया, एंथ्रोपोफोबिया या एंथ्रोपोसाइट, कहीं भी लगा दो, आपको ये सेम वर्ड देगा, यहाँ पर मानव जाति ही आएगी। ओके, अच्छा अनुराग कह रहा है, मैंने मैम आपने बहुत ही ऊपर लिख दिया, दिखाई नहीं दे रहा। गाइज कोई बात नहीं, मैं मतलब नेक्स्ट टाइम से इस कैमरे को ऊपर कर दूंगी, क्योंकि मेरे को अभी आइडिया नहीं है कि कहाँ से उसने, वैसे यहाँ पे लाइन बनाई तो थी, मैं कोशिश तो करी है। ओके सो गाइज अभी इसके बाद में आपका वोकैबुलरी में इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या? हाँ, इसका पुरातात्विक विज्ञान। अभी तो मुझसे लिखवाओगे कि जरा लिख के दिखाओ, तो आई विल डू दिस। हो गया भाई? ठीक है, अभी लॉजी पर बात करेंगे। लॉजी इज अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है द स्टडी, ठीक है। तो इस स्टडी में कितने कितने और वर्ड्स आ सकते हैं, इन पर बात करेंगे, बट आज नहीं करेंगे। आज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आज जब पूरा सिलेबस ही डिस्कशन हो गया तो कल से स्टार्ट कर देंगे। तो कल हम सबसे पहले, वही अपना पैटर्न होता है कि स्टार्टिंग में 5 to 10 मिनट्स हमारा वो कैप चलेगा, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर। तो हमारी दो चीजें चलेंगी, और कॉम्प्रहेंशन जो है वो वीकेंड पर या फिर मतलब वीक में एक बार होगा कॉम्प्रहेंशन जो है। और आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आज से इंग्लिश पढ़नी है थोड़ी सी। अगर बोलने का मन हो तो बोल भी देना किसी से, हाय हेलो हाउ आर यू। सामने वाला बोलने लगेगा, कहोगे ओके या, ओके या,
ये वाला नहीं काम करना, अभी इस बार बोलना भी शुरू करना मतलब यार से काम नहीं चलेगा। सो वी आर डन विद दिस। अभी आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए अभी इसमें मैंने सिलेबस डिस्कशन आपका करा दिया, आपको पता है सब में क्या क्या आने लगा है। अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, यही सिलेबस होता है। इंग्लिश में पढ़नी कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अगर आपने अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है, सारे ऑनलाइन वाले जो हैं वो भी ध्यान से सुने, अगर आपने अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो कोई भी बेसिक बुक अगर आपके पास है तो आप वो बेसिक बुक लीजिए और जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी आप कहोगे फेवरेट टॉपिक क्या, हमें टॉपिक्स ही नहीं पता है, तो ये वाला क्लास ओपन कीजिए, यू विल गेट ऑल द टॉपिक्स देयर। आपको ये टॉपिक्स वहां पर मिल जाएंगे सारे। उसके बाद आप चाहो तो वोकैबुलरी से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब दिस इज द राइट थिंग। अगर आपको लग रहा है अरे इडियम्स में तो बड़ा मजा आ रहा है तो वहां से भी शुरू कर दो, इडियम्स अच्छे लग रहे हैं ना तो वहां से भी शुरू कर देते हैं। इडियम्स अभी मैंने बताया ना, इडियम्स का मतलब मुहावरे और लोकोक्तियां, है ना, तो जनरली इडियम्स जो होते हैं जैसा उनका मीनिंग होता है उससे थोड़े अलग होते हैं। तो अभी ना आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है और उसी पर काम करना है। और आज की क्लास में मैं आपको जल्दी इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि पहला क्लास है इंग्लिश का और आप लोगों को ज़्यादा मतलब हैंगओवर ना हो, तो दूसरे क्लास के लिए आप वेट कीजिए। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है क्या अभी? ऑनलाइन वाले एक मिनट देख लेती हूँ। हाँ बताओ भाई, कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ बताओ भाई, क्या क्वेश्चन है? 8:30 पे नहीं पढ़ना है? किसी को सुबह आने में प्रॉब्लम तो नहीं है? आप आ ही गए हो, अब क्या प्रॉब्लम? नहीं अगर हो तो बताओ, होना होना कुछ नहीं है, मैं 8:30 पे ही आऊंगी मैं तो बस प्रॉब्लम जानना चाह रही हूँ। तो आई बी देयर एट 8:30। इस बार मेरा टाइम जो है वो थोड़ा मैनेज रहेगा, लास्ट टाइम की तरह 8:30 बोल के 8:45 नहीं होंगी। द रीजन क्योंकि आगे मेरे क्लासेस पूरे दिन अलाइंड है, तो इस चक्कर में आप लोग मुझे यहीं पे देखेंगे 8:30 पे, और उसके दिन पूरा दिन ऑनलाइन देखिए, आपका मन है अगर आपको क्लास में आना है तो। अब ये तुम लोग सर्च करो भाई, आई एम नॉट सपोज टू शेयर एनी ईच एंड एवरीथिंग हियर। ओके गाइस, डन टिल हियर। मिलते हैं आपको, मैं मिलूंगी आपको मंडे को अभी, ठीक है? इसके बीच में आपके और भी क्लासेस होंगे, उनका एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए, और टीचर्स को जी भर के परेशान कीजिए, दे आर मेंट टू डू दिस। ऑलराइट, सी यू गाइस, बाय बाय। वेलकम।